इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। स्पीकर के लिए विपक्ष ने उम्मीदवार उतार दिया है। के सुरेश होंगे विपक्ष के उम्मीदवार। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। ओम बिरला एनडीए के उम्मीदवार और के सुरेश विपक्ष की तरफ से स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। यह देश के इतिहास में पहली बार होगा जब स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। इससे पहले आपको बता दें, राहुल गांधी की तरफ से आज ही बयान सामने आया था। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था कि सत्ता पक्ष स्पीकर के लिए जिनके नाम को आगे बढ़ाएगी, हम उनका समर्थन करेंगे। डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को मिलना चाहिए। क्या इसी को लेकर सहमति नहीं बनी और इसी वजह से अब विपक्ष की तरफ से के सुरेश का नाम आगे बढ़ा दिया गया है। स्पीकर पद पर चुनाव होगा। इंडिया गठबंधन ने के सुरेश का नाम आगे बढ़ा दिया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, मतलब स्पीकर को लेकर पक्ष विपक्ष में सहमति नहीं बन पाई, अब चुनाव होगा। देखिए, जो बात मैंने 40 मिनट पहले रोमाना अपने इसी टीवी स्क्रीन पर कही थी, वही चीज सामने आ गई है। स्पीकर पद पर आज तक कभी चुनाव नहीं हुआ और पहली बार स्पीकर पद पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने होगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से ओम बिरला, जो अभी पिछले 5 साल से लोकसभा के स्पीकर थे, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया और विपक्ष की तरफ से 8 बार के सांसद के सुरेश, जो केरल से आते हैं, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। जी, तो स्थिति साफ हो गई है, तस्वीर साफ हो गई है। अब मुझे आप ये बता दीजिए, के बीच में अब मुझे आप ये बताइए नीरज पांडे, ये नौबत क्यों आई है? डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने के लिए क्या सत्ता पक्ष तैयार नहीं हुआ और इसी वजह से सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष ने स्पीकर पद के लिए भी आप अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा है? देखिए, डिप्टी स्पीकर पद की मांग विपक्ष लगातार करता रहा, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से उनको अभी तक कोई एश्योरेंस दिया नहीं गया। केसी वेणुगोपाल अभी से 10 मिनट पहले राजनाथ सिंह के कमरे में गए, उन्होंने उनसे मुलाकात की और उस दौरान भी उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर पद हमें दिया जाए। लेकिन चूंकि ये एक पद्धति है, ये कोई नियम नहीं है और सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। सरकार चाहता है कि डिप्टी स्पीकर का पद उनके पास रहे या उनके सहयोगी दल के पास रहे। तो ऐसे में उन्होंने शायद केसी वेणुगोपाल को स्पष्ट उत्तर नहीं दिया और उन्होंने कहा कि शायद अभी स्पष्टता नहीं है। और इस बात को लेकर केसी वेणुगोपाल ने साफ किया कि आप स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए स्पीकर पद पर इंडिया अलायंस की तरफ से अपना उम्मीदवार हम उतारने जा रहे हैं। और ठीक जब हम आप बात कर रहे हैं तो अभी से 8 मिनट पहले के सुरेश, जो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट के रूप में केरल से सांसद हैं, 8 बार के दलित सांसद हैं, दलित समुदाय से आते हैं, उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। ये मेरे साथ नीरज पांडे, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा जल्दी से जैनेंद्र का भी रुख करते हैं और जानते हैं जैनेंद्र से क्या डिटेल्स मिल रही हैं। ये स्पीकर पद के लिए पहली बार आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में देखने के लिए मिलेगा कि चुनाव हो रहा होगा। इसकी नौबत क्यों आई है जैनेंद्र, क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के संगठन महासचिव और टीआर बालू डीएमके के वरिष्ठ नेता दोनों गए थे राजनाथ सिंह से मिलने। राजनाथ सिंह के सामने उन्होंने डिप्टी स्पीकर की शर्त रखी कि आप डिप्टी स्पीकर विपक्ष को दीजिए, हम सहमति अपनी जता देंगे जो आपके उम्मीदवार ओम बिरला है स्पीकर पद के लिए। लेकिन ललन सिंह, जो जेडीयू के सांसद है, उन्होंने ये बताया है कि राजनाथ सिंह की तरफ से ये कहा गया कि अभी आप तैयार हो जाइए, जब डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा तब आप सबसे बात करके तय करेंगे। राजनाथ सिंह की तरफ से कोई भरोसा नहीं दिया गया और यही वजह है कि केसी वेणुगोपाल ने फिर कह दिया कि हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे स्पीकर चुनाव में। उससे कुछ ही देर बाद के सुरेश, जो जैसा नीरज जी बता रहे थे, केरल से 8 बार के सांसद हैं, उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। ओम बिरला और के सुरेश के बीच स्पीकर पद को लेकर चुनाव होना है। हालांकि देखिए, संख्या बल जो है वो साफ तौर पर ओम बिरला के साथ है, लेकिन अपना विरोध दर्ज कराने के लिए कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार दिया गया है और जो पेच अटकी है वो डिप्टी स्पीकर के पद पर ही बात अटकी है। विपक्ष की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि आप डिप्टी स्पीकर अनाउंस कर दीजिए कि आप अपोजिशन को देंगे। सत्ता पक्ष की तरफ से ये शर्त नहीं मानी गई, बल्कि सत्ता पक्ष की तरफ से पीयूष गोयल और ललन सिंह आए बाहर पार्लियामेंट हाउस से और उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र में शर्त नहीं चलती, लोकतंत्र शर्तों के आधार पर नहीं चलता। विपक्ष शर्त थोपना चाह रहा था
हमने उन्हें भरोसा दिया कि जब डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा हम आपसे संपर्क करेंगे, सबसे बात करेंगे, लेकिन विपक्ष शर्तों पर अड़ा था और यही वजह है कि अब जो स्पीकर पद पर जो है वो चुनाव होने जा रहा है ओम बिरला और के सुरेश के बीच। रहिए मेरे साथ, नीरज पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, कुल मिलाकर डिप्टी स्पीकर पद को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष को अश्योरेंस, भरोसा नहीं मिला और इसी वजह से अब विपक्ष का यह फैसला कि स्पीकर पद को लेकर विपक्ष चुनाव मैदान में उतरेगा और पहली बार हिंदुस्तान में स्पीकर पद के लिए पक्ष विपक्ष के बीच दो उम्मीदवार आमने सामने होंगे और चुनाव होगा। हम सुनाते हैं आपको कैसे इससे पहले आज सुबह इंडिया गठबंधन के बड़े नेता एक के बाद एक जब मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे थे तो स्पीकर पद पर वो कह रहे थे कि हम सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से जो उम्मीदवार है उसका समर्थन करेंगे, बशर्ते सत्ता पक्ष इस बात को माने और डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दे। सुनिए। राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है, तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। अभी सब सामने आ रही चीजें, जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। और अब तो तस्वीर साफ हो चुकी है और तस्वीर ये साफ हुई है कि डिप्टी स्पीकर पद को लेकर अश्योरेंस सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष को नहीं मिला और इसी वजह से विपक्ष ने यह तय किया कि इस बार स्पीकर पद के लिए विपक्ष भी अपना उम्मीदवार उतारेगा। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, हालांकि अगर नंबर के लिहाज से देखा जाए तो यहां पर कोई शक नहीं है कि सत्ता पक्ष की तरफ से जो उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे, जाहिर सी बात है जीत उन्हीं को मिलेगी, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष की तरफ से यहां पर अपना उम्मीदवार देना, तो ये तो कुल मिलाकर सहमति नहीं बन पा रही और इसके लिए सत्ता पक्ष जिम्मेदार है। सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करने के लिए विपक्षी रणनीति अपना रहा है। जी बिल्कुल, देखिए सत्ता पक्ष को लेकर के विपक्ष लगातार यही हमलावर रहा है कि वो संविधान की अनदेखी करता है और यहाँ पर जो एक पद्धति है, क्योंकि लगातार यहाँ पर कन्वेंशन की बात होती है, ये कोई रूल नहीं है, लेकिन जो कन्वेंशन की बात होती है जिसको पद्धति कहते हैं, कि वो पद्धति ये रही है कि जब यूपीए की सरकार थी तो एनडीए के जो नेता थे वो जो डिप्टी स्पीकर थे, तो जब यहाँ पर एनडीए की सरकार है और डिप्टी स्पीकर की चर्चा हो रही है तो फिर वो जो है पद इंडिया ब्लॉक के नेता को क्यों नहीं मिल सकता। और विपक्ष लगातार जो है, कल से जब सरकार की तरफ से पहल की गई, राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को शाम को जब फोन किया तो उन्होंने यही जो समर्थन मांगा था कि आप हमारे स्पीकर पद के उम्मीदवार का समर्थन कीजिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने यही कहा कि डिप्टी स्पीकर का क्या, डिप्टी स्पीकर पर आप हमको जवाब दीजिए कि वो हमारा होगा या नहीं होगा। तो वो जो गतिरोध बना हुआ है वो अब तक जारी रहा और उसी का नतीजा ये है कि इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जहां पर स्पीकर को लेकर के चुनाव होगा। हालांकि आपने सही कहा कि नंबर तो एनडीए के पास में है और उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विपक्ष भी अब ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए अगर जो है आपके पास में नंबर है और आप कुछ भी करना चाहेंगे तो हम उसको यूं ही स्वीकार नहीं करेंगे। तो एक तरह से पूरा जो है इस वक्त जो है ये जो चुनाव होगा ये नैरेटिव बिल्डिंग के लिए होगा, ये बताने के लिए कि सत्ता पक्ष किस तरीके से संविधान की नियमों की अनदेखी कर रहा है। हालांकि नियम नहीं है, फिर दोहरा रहा हूं, पद्धति है, लेकिन विपक्ष यही बताने की कोशिश करेगा कि एनडीए सत्ता पक्ष किस तरीके से बहुमत के आंकड़े के आधार पर उन चीजों की अनदेखी कर रहा है जो इससे पहले होती रही हैं और यूपीए की सरकार के दौरान भी एनडीए को मिला था डिप्टी स्पीकर का पद। जी बिल्कुल, रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास। और इस बीच अब वो सवाल जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे यहाँ स्टूडियो में मौजूद खास पत्रकारों के पैनल से। देखिए, ये तीसरी पारी का पहला टेस्ट है और एक तरीके से ये नया बैटल ग्राउंड जो सेट होता हुआ नजर आ रहा है। प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह, प्रोटेम स्पीकर को लेकर हमने कल देखा और अब तो स्पीकर पद पर पहली बार चुनाव देखने के लिए मिलेगा।
हाँ, ये जैसा आपके रिपोर्टर्स बता रहे हैं, अब तो तय है कि चुनाव होगा ही। लेकिन इसमें ये भी सोचना होगा कि अगर चुनाव नहीं होना है तो मर्यादाएं तो दोनों तरफ से ही स्थापित होनी चाहिए थी। लेकिन आपने देखा कि पिछले 2 दिनों में जिस प्रकार से तनातनी रही है, कल जब शपथ भी लिया जा रहा था तो शपथ लेते समय भी जिस प्रकार से शोरगुल हो रहा था या जिस प्रकार से छींटाकसी की जा रही थी, तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि इस बार भी खास करके इस पारी में वो जो माहौल जिसकी रचनात्मकता या क्रिएटिविटी या एक सौहार्दपूर्णता की बात की जाती है, वो शायद नहीं होने वाला है। और विपक्ष को भी ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या खोया धन मिल गया है। इतनी आक्रामकता जो है वो शुरुआती दिनों से ही वो बहुत लाभकारी तो नहीं लग रही है। विजय सर, ये बिल्कुल आमने सामने वाली पोजीशन पर यहाँ पर पक्ष और विपक्ष देखने के लिए मिल रहा है। ये पूरी कोशिश पहला पॉइंट कौन स्कोर करे उसी की नजर आ रही है यहाँ पर। बिल्कुल ठीक बात है। और ये शुरुआत कल तब हो गई थी जब आपने प्रोटम स्पीकर जो एक जनरल कन्वेंशन रहती है कि जो सीनियर मोस्ट एमपी है उसको बनाए, और विपक्ष चाहता था कि के सुरेश जिनको आज कैंडिडेट बनाया है उनको बनाया जाए स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, लेकिन नहीं बनाया। सरकार ये बताने के लिए कि वही ताकतवर है, उसके पास बहुमत है, वो अपने हिसाब से चलेगी, तो प्रोटेम स्पीकर उन्हें बनाया गया। हालांकि उसका लॉजिक अलग तरीके से दिया गया था कि 7 टाइम कंटिन्यूटी उनकी है और वो कंसेक्यूटिव नहीं है। लेकिन आज जब ये डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन तक नौबत पहुंची है तो विपक्ष जो है मांग कर रहा था। कुल मिलाकर क्या बात है कि आज पिछले 40 साल में या 50 साल में सबसे ज़्यादा मजबूत विपक्ष है। तो वो अपनी बानगी भी दिखाना चाहता है कि आप अब जो पिछले 10 साल में किया आपने वो नहीं चल सकता। ये पिछले 5 साल में तो आपने डिप्टी स्पीकर बनाया भी नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2023 में कहा कि ये ठीक नहीं है इस तरह की परंपरा। तो उसको भी आपने चलाया क्योंकि आप एक कमजोर विपक्ष आपके सामने था। आज एक मजबूत विपक्ष आ गया और वो इंतजार कर रहे थे कि ये आपसी सहमति से हो। देखिए, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में एक बात इंपॉर्टेंट है कि स्पीकर का जो सबऑर्डिनेट नहीं होता डिप्टी स्पीकर, वो बराबर का पद है। तो इसलिए विपक्ष ये समझता है कि ये पद पर उनका रहना जरूरी है। और ये कन्वेंशन में पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस कन्वेंशन से भी चलती हैं, रूल्स के साथ साथ कन्वेंशन भी उसमें इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, मुझे आवाज आ रही है, अंकित गुप्ता शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, स्क्रीन पर लेकर आइए जरा अंकित को। जी अंकित, बताइए क्या अपडेट देना चाह रहे हैं। रोमाना, पहले मैं सबसे पहले वो तस्वीर दिखा देता हूं जब के सुरेश ने नामांकन किया है। एबीपी न्यूज पर वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जब के सुरेश नामांकन करने गए हैं, उनके साथ में दीपेन हुड्डा नजर आ रहे हैं, ए राजा नजर आ रहे हैं, उसके अलावा कांग्रेस पार्टी के नेता आगे और बड़ी खबर टैगोर, उसके अलावा कुछ और जी और अपडेट अंकित, के सुरेश ने नामांकन कर दिया आगे। जी बिल्कुल, के सुरेश ने नामांकन कर दिया है। ये वो पहली तस्वीर सामने आई है, यानी कि अब ओम बिरला और के सुरेश के बीच में मुकाबला जो है तय माना जा रहा है। बिल्कुल तय हो गया है मुकाबला। मैं दोबारा आऊंगी आपके पास अंकित गुप्ता, आप रहिए हमारे साथ, दोबारा आऊंगी आपके पास। तो के सुरेश ने नामांकन दाखिल कर दिया है, वो तस्वीर दिखा रहे थे। जी जी जल्दी से सर। नामांकन कर दिया है, लेकिन अब भी एक संभावना है कि यदि सरकार और विपक्ष आपस में बैठ के कोई बातचीत करें तो नामांकन विड्रॉ करें और सहमति गुंजाइश बाकी है अभी। लेकिन वो गुंजाइश के वाकई में बाकी है, क्योंकि अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया विजय सर ने कि साहब विपक्ष जो है वो पिछले मतलब 40-50 साल में सबसे मजबूत विपक्ष देखने के लिए मिल रहा है। ये मामला पूरा विपक्ष की मजबूती का है या फिर विपक्ष बार बार जिस बात का एहसास बीजेपी को कराता है कि साहब आपको पूर्ण बहुमत नहीं मिला, ये एनडीए की बैसाखी वाली सरकार है, ये उन फॉल्ट लाइंस को कहीं ना कहीं कुरेदने की एक कोशिश विपक्ष की तरफ से। देखिए, तीसरी पारी के जो 2 दिन निकले वो एक तरह से ये टेलर था जो बता रहा है कि फरवरी 2029 तक बिल्कुल एक्शन वाली फिल्म चलने वाली, पूरा एक्शन रहने वाला। अब जहाँ तक अभी बीए जी ने जो कहा कि अभी एक संभावनाएं हैं, यदि वो संभावना होती, 2 कदम पीछे हटने की यदि परिस्थितियां होती तो ये स्थितियां ही निर्मित नहीं होती। कोई ना कोई 2 कदम पीछे चलता, जो राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि कब 2 कदम आगे बढ़ना है और कब 2 कदम पीछे चलना है, ये राजनीति करने वाले लोग बाखूबी जानते हैं। लेकिन यहाँ कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, और जब कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है तो निश्चित है कि स्पीकर का चुनाव होगा। और यह भी निश्चित है कि आने वाले समय में सत्र ही नहीं, संसद ही नहीं, सड़क पर भी अब बेहतरीन तरीके से सत्ता और विपक्ष के बीच में टकराव की स्थितियां निर्मित हो चुकी हैं। एक दूसरे के आमने सामने और बिल्कुल आंख में आंख डालकर खड़े हुए हैं कुर्बान साहब, कोई पहले पलक झपकने को तैयार नहीं है। रोमाना, मैंने लगभग 3 दशक तक संसद की कार्रवाई कवर की है और ये जो जिम्मेदारी है रूलिंग पार्टी की होती है, फ्लोर मैनेजमेंट कहा जाता है जी। और इसके लिए ये होता है कि आपसी बातचीत पर्दे के पीछे हो जाती है, उसमें ऑन रिकॉर्ड जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है।
और अभी जैसा कहा गया कि बस सर एक सेकंड आपको रोक रही हूँ, ये तस्वीर दिखा दूं, ये वही तस्वीर है कि सुरेश जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, नामांकन दाखिल कर दिया है उन्होंने स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर। जी सर, अपनी बात पूरी कीजिए। ये है कि पिछले 5 साल तक आपने उपाध्यक्ष रखा ही नहीं, तो इसलिए विपक्ष का काम तो सरकार को घेरना और सरकार को जवाबदेह बनाना है। और ख़ास करके जब कोalition गवर्नमेंट हो तब सत्ता पक्ष का ये धर्म बनता है कि वो विपक्ष के साथ ज़्यादा बेहतर रिश्ते बनाए। लेकिन पिछले 10 सालों का जो हमने देखा है संसद की कार्रवाई, उसमें विपक्ष को कभी कोई तरजीह दी ही नहीं गई। कोई उनको मतलब कई बार ऐसे मौके आए कि बड़े पैमाने पर निष्कासित किया गया स्पीकर और चेयरमैन के ज़रिए से। तो अगर सरकार चाहती है, और जैसा प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा, जिसको राहुल गांधी ने कोट किया, कि अगर आप चाहते हैं तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो आप रंजिश नहीं होती, मिलजुल करके ही काम चलाया जाता। और फ्लोर मैनेजमेंट चूंकि आपको करना है, आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए आप अपोजिशन को, अगर ये बात सिर्फ इतनी कहनी थी कि हाँ आपकी कंसेंसस से अपोजिशन जो प्रैक्टिस है वो रहेगी, तो उसमें क्या जाता। लेकिन आपने भी तो अपनी नाक का सवाल बनाया और इसीलिए ये झगड़ा सामने देखने बिल्कुल सर, देखिए नाक और साख का सवाल तो हर तरफ से बनाया गया ना। हर कोई ये दिखाना चाहता है कि वो खुद कितना मजबूत है और सामने वाला कितना कमजोर इस बार के चुनाव नतीजों और जनादेश से उभर कर सामने आए। इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनका बयान सामने आया। विपक्ष गलत परंपरा को बढ़ावा दे रहा है, यह कहना है पीयूष गोयल का। अच्छा होता अगर स्पीकर का चुनाव निर्विरोध हो जाता। देखिए अभी तक यही परंपरा रही है, स्पीकर जो है वो सर्वसम्मति से ही चुना जाता रहा है। और मैं फिर दोहरा दूं कि अगर ये चुनाव होता है, जिसके पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं कि चुनाव तो होगा, तो फिर ये आजाद हिंदुस्तान में पहला मौका होगा जब स्पीकर पद के लिए पक्ष विपक्ष आमने सामने होंगे अपने अपने उम्मीदवार के जरिए। कौन होगा वो पहले तय करे, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता। और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। तो ये आप पीयूष गोयल को सुन रहे थे। वहीं कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है और जो रुख सामने आ रहा है, गौरव गोगोई जो हैं कांग्रेस के सांसद, तो उनसे हमारे सहयोगी जैनेंद्र ने की है खास बातचीत, सुनाते हैं आपको। और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। तो ये आप पीयूष गोयल को सुन रहे थे। कुछ दिक्कत आ रही है, मैं आपको आगे सुनाऊंगी। गौरव गोगोई से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी जैनेंद्र ने। देखिए इस वक्त विपक्ष को भी जवाब तो देना होगा कि आखिरकार लोकतंत्र में ये नई परंपरा स्थापित क्यों करना चाहता है विपक्ष। आज तक जिस पद के लिए चुनाव नहीं हुआ, सर्वसम्मति से जहां पर चुनाव होता रहा, वहां पर अपना उम्मीदवार उतारकर। प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह, आपको क्या लग रहा है, विपक्ष की तरफ से यही दिखाने की ज्यादा कोशिश कि इस बार ये सरकार मजबूत सरकार नहीं है जी, इस बार विपक्ष देश का ज्यादा मजबूत है, पूरी की पूरी कोशिश यही स्टैब्लिश करने की? देखिए ऐसा ही है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप पे सरकार ये दिखाना चाहेगी कि ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के पास उतने नंबर्स नहीं हैं, लेकिन एनडीए के रूप में ये एक सशक्त सरकार है और स्थायी सरकार है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ये दिखाने की कोशिश करेगी कि बस सब कुछ खत्म हो गया और अब उनके पास जो शक्ति है वो अपार शक्ति है। मुझे लगता है कि विपक्ष को भी थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, क्योंकि जनता ने उनको एक जिम्मेवारी दी है, एक उत्तरदायित्वपूर्ण राजनीति करने की। आप याद रखिए जब बालयोगी जी बने थे स्पीकर अटल जी के सरकार में, तो उस समय भी जब डिप्टी स्पीकर का जब चुनाव होने को आया तो लगभग 270 दिनों के बाद डिप्टी स्पीकर को बनाया गया था। तो मेरा ये मतलब मानना ये है कि इस प्रकार से कि पहले ये कर देंगे तब हम वो कर देंगे, ये कहीं ना कहीं एक बार्गेनिंग पूर्ण राजनीति है और वो मर्यादा के विरुद्ध है। विपक्ष बहुत ज्यादा जल्दबाजी में, बहुत आक्रामक विपक्ष, और कई बार ऐसा लगता है कि विपक्ष इस बात को शायद समझ नहीं पा रहा है कि कुछ भी हो, जनादेश यही है कि विपक्ष को विपक्ष की भूमिका में ही रहना है और सत्ता पक्ष एनडीए को ही। बिल्कुल ठीक बात है कि सत्ता पक्ष भी है और बहुमत भी एनडीए के पास है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन विपक्ष, मैंने कहा ना कि पिछले 10 साल में खासतौर से वो बड़ा अपने आप को दबा हुआ, पीड़ित, प्रताड़ित महसूस कर रहा था। तो आज उसके पास एक ऐसा मौका आया कि उनके पास 234 एमपीज हैं, तो वो अपनी ताकत आए।
और मैं ये देख रहा हूँ जो आप पिक्चर्स दिखा रहे हैं आपके सर, आपको रोकूंगी जरा, ये बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। कल सुबह 11 बजे स्पीकर का चुनाव होगा। तो सुबह 11 बजे स्पीकर के लिए चुनाव होगा। एनडीए की तरफ से ओम बिरला नामांकन कर चुके हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार के सुरेश नामांकन कर दिया है। और ये दो उम्मीदवार जो आमने सामने होंगे और फैसला कल सुबह 11 बजे जब चुनाव होगा तो तस्वीर साफ हो जाएगी। सीधे आपको लेकर चलते हैं, अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, तो कल सुबह 11 बजे स्पीकर के लिए चुनाव तय। बिल्कुल रोमाना, चुनाव तय है और मैं आपको बता दूं कोई बीच में ऐसी संभावना नहीं है कि अब इसमें कोई और रास्ता निकल सकेगा। चुनाव होना तय है और जैसा कि हम आप जानते हैं कि स्पीकर का चुनाव साधारण बहुमत से होता है, यानी कि 50+1 जिसका भी होगा उसका स्पीकर हो जाएगा। संख्या बल में एकदम क्लियर है कि सत्ता पक्ष संख्या बल में अधिक है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। यहां पर विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है, मैसेज की लड़ाई लड़ रहा है और मैसेज की लड़ाई दो लेवल पर है। पहली लेवल पर यह कि नरेंद्र मोदी सरकार को चैलेंज किया जा सकता है, इसका पहला सबूत स्पीकर के चुनाव से हो जाएगा, पहला। और दूसरा होगा कि के सुरेश के रूप में एक दलित को आगे किया जा रहा है, तो वो भी मैसेज दिया जाएगा कि हम किसे आगे कर रहे हैं और एनडीए किसे आगे कर रहा है। तो ये इन दो लेवल पर मैसेज की लड़ाई है। और खास एक और इसमें बात ध्यान देने वाली होगी रोमाना, वो होगी निर्दलीय जो सांसद चुन के आए हैं 13, वो किस किस खांचे में कितने जाते हैं, इसका भी पहला लिटमस टेस्ट यही हो जाएगा। रोमाना, ये बड़ी जानकारी यहां पर हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय दे रहे हैं। कुल मिलाकर कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला है। जरा दोबारा से स्टूडियो में आ जाइए, यहां पर जो खास मेहमान मौजूद है उन्हीं से चर्चा करेंगे। राकेश शुक्ला जी, ये विपक्ष जो सत्ता पक्ष पर बढ़त बनाने की जुगत में है, कहीं ये दाव उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? नहीं, देखिए, विपक्ष की तो अपनी सीमाएं हैं, सत्ता पक्ष के पास उस सीमा से ज़्यादा की स्थितियां हैं। इसमें जो मेरा मानना है, सारे परिदृश्य को कुछ अलग तरीके से समझिए। विपक्ष ये नहीं दिखा रहा कि हम सरकार के खिलाफ कितनी बड़ी मोर्चाबंदी कर रहे हैं, बल्कि विपक्ष का सिर्फ एक सूत्री टारगेट है नरेंद्र मोदी जी। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के हर फैसले, क्योंकि वो उनको तानाशाह की उपाधि दे चुके हैं, तो उनका कहना है कि अब हम उनके हर फैसले के खिलाफ एक साथ खड़े रहेंगे। तो कुल मिला के उनका टारगेट सरकार नहीं है, सरकार के निर्णय नहीं है, एनडीए नहीं है, उनके टारगेट है सिर्फ नरेंद्र मोदी। और वो सारा कुछ जो व्यू रचना रची जा रही है, वो रची जा रही नरेंद्र मोदी जी को ये दिखाने के लिए कि हम उनको झुका सकते हैं, पीछे हटा सकते हैं। बिल्कुल, तो कदम कदम पर नरेंद्र मोदी के लिए हम चुनौती पेश करेंगे। पग पग पर हम उनकी राह में रोड़े अटकाएंगे। सरकार को एक तरफा फैसले हम नहीं लेने देंगे। हम हैं मजबूत विपक्ष। ये वो संदेश है जो इस बार स्पीकर के लिए चुनाव में अपना उम्मीदवार मैदान में उतारकर विपक्ष की तरफ से देश तक पहुंचाने की एक जुगत लगाई जा रही है। बस जी जी जी, एक चीज और है, इसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को टारगेट नहीं किया जा रहा, इसमें आप देखिए राहुल गांधी जी को प्रोजेक्ट भी किया जा रहा, यानी एक बार फिर से उनको रीलॉन्च करने की तैयारी चल रही है। आप हर जगह देखेंगे तो राहुल जी को आगे करके कोशिश की जा रही है। अब देखना वो होगा बड़े कि नेता बन विपक्ष चुके की हैं। जिम्मेदारी सदन में राहुल गांधी निभाते हैं या नहीं, इस पर भी हमारी नजर